हर बड़ा बदलाव वो बस एक आइडिया से शुरू होता है। आज हम एक ऐसे ही पावरफुल आइडिया की कहानी पर बात करने वाले हैं, राष्ट्रवाद। लेकिन इसे किसी किताब की डेफिनेशन की तरह मत देखिए। इसे एक किरदार समझिए, एक ऐसा किरदार जिसकी कहानी एक बहुत ही खूबसूरत सपने से शुरू हुई। साल 1848 की बात है। एक फ्रांसीसी कलाकार थे, फ्रेडरिक सोरियो, जिन्होंने एक ऐसी ही दुनिया की कल्पना की थी। उनका सपना था एक ऐसे वर्ल्ड का जहां सारे देश, सारे राष्ट्र एक साथ रहें और सबके सब लोकतांत्रिक गणराज्य हों। उस वक्त राष्ट्रवाद को एक जोड़ने वाली ताकत के तौर पर देखा जा रहा था, ना कि तोड़ने वाली। ये एकता और लोकतंत्र का एक बहुत ही सुनहरा सपना था। तो सवाल ये है कि ये खूबसूरत सपना हकीकत में कैसे बदला। इसकी जो असल शुरुआत है वो हुई फ्रांसीसी क्रांति से। इसी क्रांति ने इस सपने को सच करने का एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार किया। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस कंपैरिजन से लगाया जा सकता है। देखिए, एक तरफ थे राजशाही, जहां लोग सिर्फ राजा की प्रजा हुआ करते थे, और दूसरी तरफ था क्रांति से जन्मा राष्ट्र राज्य का ये नया नवेला विचार, जहां लोग अब नागरिक थे, सिटीजन्स। मतलब सारी ताकत राजा के हाथ से निकलकर सीधे लोगों के हाथ में आ गई। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये सोच में एक जबरदस्त छलांग थी। तो ठीक है, राष्ट्र का आइडिया तो आ गया, लेकिन अगला बड़ा सवाल ये था कि इस एब्स्ट्रैक्ट से आइडिया को लाखों करोड़ों लोगों के लिए असली और पर्सनल कैसे बनाया जाए। और इसका जवाब छिपा था कल्चर में, यानी संस्कृति में। जरा सोचिए, लाखों अनजान लोगों को ये फील कैसे दिलाया जाए कि वो सब एक ही हैं, एक ही कम्युनिटी का हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और इसका सल्यूशन मिला रोमांटिसिज्म जैसे कल्चरल मूवमेंट से। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने तर्क से ज्यादा भावनाओं पर, कल्पना पर और सबकी साझी विरासत पर जोर दी। और इन्हीं आंदोलनों ने एकता के ये औजार, ये टूल्स तैयार किए। उदारवाद और रोमांटिसिज्म ने मिलकर एक कॉमन भाषा को बढ़ावा दिया, लोक कथाओं और संगीत को राष्ट्रीय गौरव का सिंबल बना दिया, और झंडों के जरिए एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाई। इन्हीं चीजों ने लोगों को इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट किया और एक राष्ट्र होने की भावना पैदा की। कहानी अब तक तो अच्छी चल रही थी, है ना? लेकिन अब इसमें एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। राष्ट्रवाद का ये जो इतना शक्तिशाली आइडिया था, उसे अब एक बिल्कुल अलग दिशा में मोड़ा जाने वाला था। 19वीं सदी के आखिर में इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ, और ये वो अहम घटनाएं थीं जहां से राष्ट्रवाद का रूप बदलना शुरू हो गया था। अब ये सिर्फ लोगों की आज़ादी की बात नहीं रह गई थी, बल्कि इसका इस्तेमाल सत्ता को और मजबूत करने के लिए किया जाने लगा था। जो रूढ़िवादी नेता थे, उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना शुरू कर दिया। अब राष्ट्रवाद का फोकस आज़ादी के उदारवादी आदर्शों से हटकर राज्य की सैन्य शक्ति और उसकी ताकत पर आ गया था। मतलब अब ये लोगों का राष्ट्रवाद कम और राज्य का राष्ट्रवाद ज्यादा बन गया था। और बस यहीं से यूरोप की कहानी का वो दुखद चैप्टर शुरू होता है। राष्ट्रवाद का ये नया, ज्यादा आक्रामक रूप देशों को सीधे टकराव के रास्ते पर ले जा रहा था। तो ये तबाही का रास्ता बना कैसे? ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, एक चेन रिएक्शन की तरह। सबसे पहले आया आक्रामक राष्ट्रवाद, जिसने देशों को अपनी सीमाओं के पार देखने पर मजबूर किया। और इसी से जन्म हुआ साम्राज्यवाद का, यानी दूसरे देशों पर कब्जा करने की होड़। इस होड़ की वजह से बाल्कन जैसे इलाकों में दुश्मनी बढ़ने लगी, टेंशन एकदम पीक पर पहुंच गया, और आखिर में यही टेंशन बन गया पहले विश्व युद्ध की चिंगारी। सोचिए, एक आइडिया जो एकता के लिए बना था, अब वही दुनिया को इतिहास के सबसे भयानक युद्ध की तरफ धकेल रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यूरोप के बाहर अगर देखें तो राष्ट्रवाद की विरासत बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और विरोधाभासी थी। और यहीं पर राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जहां एक तरफ यूरोपीय देश अपने साम्राज्य को सही ठहराने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के गुलाम देश इसी आइडिया का इस्तेमाल अपनी आज़ादी की मांग करने के लिए कर रहे थे। ये तुलना राष्ट्रवाद के दोहरे चरित्र को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ ये दूसरों पर हावी होने का एक जरिया था, जो नस्ली श्रेष्ठता की बात करता था, और दूसरी तरफ ये विदेशी शासन से मुक्ति का एक शक्तिशाली हथियार था, जो आज़ादी और आत्मनिर्णय की मांग करता था। एक ही आइडिया, लेकिन उसके दो बिल्कुल उल्टे नतीजे। तो एक ऐसा विचार जो देश बना भी सकता है और दुनिया में युद्ध भी करा सकता है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की दुनिया में 21वीं सदी में
इस शक्तिशाली विचार की क्या अहमियत है और इसका भविष्य क्या होगा?